मेरा 12th तक बेसिक बहुत मजबूत कर दिया था सर। या स्कूल का भी एक ग्रेड यहाँ बना दिया गया, जिस स्कूल के बच्चे 100 में 100 लाने वही स्कूल अच्छा है, ऐसा कुछ वहाँ पर है क्या? ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब वहाँ पे टैलेंट और तुम्हारी स्किल्स अच्छी करने के लिए सोचता है। क्यों? वो बच्चा भले ही टॉप ना कर रहा हो लेकिन वहां पे उसकी जॉब लग जाएगी बिकॉज उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि वहां जाने के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से इंडियन ही हैं जी, अपने कल्चर को सेलिब्रेट भी करते हैं। और आई विल से कि जस्ट रीड द बुक्स, मेन वही है, फंडामेंटल उसी से स्ट्रांग होगा। मैं बोलूंगी कि ये क्विट शब्द नहीं होना चाहिए, ये क्विट शब्द होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो, खुद से करो, फिर से करो, जब तक नहीं हो रहा तब तक करो, आपकी जिद ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बहुत अच्छी बात, फॉरेन में जा करके देश सेवा के बारे में भी सोचना। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे लोग बच्चे कंसीडर करते नहीं, हमें नहीं आता, फेल हो जाएंगे, चीटिंग कर लेते हैं। वहां पे आप बच्चों को छोड़ दो एग्जाम हॉल में, मैं जैसे एग्जाम लेती हूँ, बच्चों को आप छोड़ दो, कोई बच्चा नहीं होगा, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग, कोई चीटिंग वगैरह नहीं होगी। चीटिंग वगैरह वो खुद से नहीं करते, खुद से नहीं सोचते। जितना उनको आता है उतना वो लिखेंगे, नहीं आता है वो छोड़ के चले जाएंगे। भारत माता की जय। तो बच्चों, जैसे हमने आपसे वादा किया था, बीटी बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही उच्चतम सक्सेस प्राप्त की है, उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन, बीटी एलुमनाई मीट। तो आज अब पहला सेशन हम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मीट माय स्टूडेंट हु इज करेंटली अ साइंटिफिक रिसर्चर इन यूएसए, मिस महिमा गुप्ता। इनकी जो जर्नी रही है बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, इसलिए क्योंकि यूपी बोर्ड ज्ञान भारती स्कूल इसी कानपुर शहर में एक एरिया है बिराना रोड, वहाँ से निकलकर भारत के बाहर जाकर अमेरिका में एज अ रिसर्चर, वो भी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी लुसियाना यूनिवर्सिटी। तो मैं चाहता हूँ जितने भी यूट्यूब से जुड़े हुए बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के या जो भी चैनल के थ्रू पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो एक लाइफ में इंस्पिरेशन मिलेगा जब हम इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत सारी जानकारी आपको स्टडी के बारे में मिलेंगी, प्लस कैसे इनकी जर्नी ज्ञान भारती से अमेरिका तक रही इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सक्सेस के जो कुछ मंत्र होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो भी इनसे हम सुनेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया और बाहर जो अमेरिका में है तो अमेरिका की बात करेंगे, क्या फ़र्क है एजुकेशन में और हम सब मिलकर के क्या एजुकेशन में चेंज कर सकते हैं, क्या न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे आप सभी अपने अपने जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं किसी भी कंपटीशन का, उसे आप सफल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन महिमा गुप्ता के साथ, रिसर्चर इन यूएसए। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो मोस्ट वेलकम महिमा। महिमा की जर्नी यहाँ शुरू होती है क्लास 11 से जी। ज्ञान भारती स्कूल, यूपी बोर्ड, बिराना रोड, इसी कानपुर शहर का, और हिंदी मीडियम। ये हिंदी मीडियम मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि मीडियम सीबीएसई IC 2 बोर्ड चलते हैं अपने कानपुर में गवर्नमेंट बोर्ड के अलावा। तो मैंने हमेशा कहा है कि मीडियम स्कूल बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान भारती स्कूल से निकल करके लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका तक पहुंचना। तो पहला क्वेश्चन महिमा कि कैसे आप ज्ञान भारती स्कूल से निकल करके, जाहिर सी बात है आपने BSc किया होगा, MSc किया होगा, MSc के बाद ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं MSc के बाद, आप खुद ही बताएं बच्चों को, और उसके बाद आपका सफ़र लुसियाना यूनिवर्सिटी में कहाँ तक पहुँचा?
तो मैंने जैसा कि सर ने बताया कि मैंने 11th 12th सर से पढ़ा और BSc जहाँ से मेरा बीएससी मैंने सर से पढ़ा। उसके बाद जैसे ही मेरा 11th 12th में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी को लेकर मैंने आगे प्रिपरेशन करी। मैंने गेट, नेट, डीबीटी, गेट बी, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए अच्छी रैंक से। ऑल इंडिया रैंक 92, ऑल इंडिया रैंक 28। देन मैंने आईआईटी कानपुर का एग्ज़ाम क्रैक किया और वहाँ पे इंटरव्यू दिया। बहुत सारे आईआईटीज़ में मैंने इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने सबके इंटरव्यू दिए। फिर आईआईटी कानपुर जो कि मेरा होम टाउन था कानपुर, तो मैंने इसीलिए आईआईटी कानपुर में एज अ एमटेक ज्वाइन किया। एमटेक जैसे ही मैंने किया, मेरा रिसर्च मैं यहाँ पर थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से एग्जाम्स थे जो आपने एमएससी के बाद क्वालिफाई किए, जरा बताइए। मैंने गेट क्वालिफाई किया, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, गेट एग्जाम होता है। एमटेक के लिए शादी होता है, ये एमटेक और पीएचडी दोनों के लिए होता है। एमटेक के लिए होता है और बेसिकली ये पीएचडी के लिए जैसे सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट हो गए और जितने भी आईआईटीज हो गए, आईआईएससी हो गए, आईसर हो गए, उन सब में ये एग्जाम की बहुत वैल्यू। और इवन फॉरेन में भी गेट को बहुत मान्यता प्राप्त है और हर जगह गेट की बहुत वैल्यू है। तो गेट एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। मैंने गेट एक बार नहीं 3 बार क्वालिफाई किया। चलिए बहुत अच्छी बात। एंड उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया। नेट आप सभी को पता है, नेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है यहाँ पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए। तो मैंने डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक डीबीटी जेआरएफ होता है, वो मैंने क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया। एंड बायोटेक्नोलॉजी का एक बेट होता है, बेट एग्ज़ाम, वो मैंने क्वालिफाई किया। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स वहाँ पे क्वालिफाई किए। उसके बाद मेरा आईआईटी में इंटरव्यू हुआ एंड देन मैंने आईआईटी क्रैक की। चलिए, यानी आपने बहुत सारे एग्जाम्स एमएससी के बाद क्वालिफाई किए और डिफरेंट एग्जाम्स में अपेयर होने की वजह से ही शायद, क्योंकि मुझे लगता है आईआईटी का इंटरव्यू सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। जी। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने सुना है सीएसआई में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब आईआईटी में वो पढ़ना चाहते हैं तो शायद इंटरव्यू में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो इन्होंने आईआईटी कानपुर का इंटरव्यू क्वालिफाई किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ठीक है, तुमने ज्ञान भारती से इंटर किया, फिर बीएससी कहाँ से किया था? बीएससी मैंने ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज, बीएनडी कॉलेज यहीं कानपुर का है, और एमएससी क्राइस्टचर्च कॉलेज से किया। तो ब्रह्मानंद से बीएससी हो गई, क्राइस्टचर्च से एमएससी हो गई, उसके बाद फिर ये एग्जाम हो गए। इन सभी जर्नी में जो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से तुमने 12th किया, क्या प्रेशर रहा तुम्हारे ऊपर इसका? मेरे ऊपर स्टार्टिंग में क्या समस्याएं आई? जैसे मैंने हालांकि बीएससी जब मैंने आपको यहाँ पढ़ाया तो मेरे यहाँ तो इंग्लिश में ही चलता था, तो कोशिश मैं करता था कि बच्चा जो हिंदी मीडियम से भी हमारे यहाँ आया है तो वो इंग्लिश में ही लिखे। तो यही वजह थी यहाँ पर जितने बच्चे यूपी बोर्ड के भी आते थे उनको मैं इंग्लिश में ही सारे नोट्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री की जो देता था, और कोशिश करता था कि बच्चा फर्स्ट ईयर से ही अपना पेपर इंग्लिश में ही लिखे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपने कानपुर में चलता नहीं कि हम हिंदी मीडियम से आते हैं तो हम बीएससी मिक्सचर में देंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो हमने कोशिश किया था कि नहीं, हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को प्रयास करेंगे इंग्लिश में दें। जी बताएं। तो जैसे कि मैंने 12th अपना हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से दिया था। उसके बाद जब मैं बीएससी में आई तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हिंदी टू इंग्लिश पूरा ट्रांजिशन होना। उसमें सर ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने भी एक चीज़ करी कि मेरा 12th तक बेसिक बहुत मजबूत कर दिया था सर ने। तो बेसिक और फंडामेंटल पूरा बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाती भी थी। तो ये एक प्लस पॉइंट था, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना, ये एक प्लस पॉइंट था मेरी जर्नी में कि मैं ये जो ट्रांजिशन था ये बहुत स्मूथ हो गया। क्योंकि पढ़ाने से आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, पढ़ने से तो आता ही है, पढ़ाने से और भी ज़्यादा आता है। तो मैं पढ़ाती भी थी एंड उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी आई, मैं बहुत फ्लुएंट हो गई। ये बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों आपके लिए। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। मुझे शायद याद है कि बीएससी में ही शायद 13-14 में बहुत ज़्यादा क्लास लेने की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया था और शायद 15 दिन तक मैंने पढ़ाया, साउंड लेस था जी। तब मैंने अपनी इसी स्टूडेंट को क्लास में नोट दे करके कि भाई तुम स्पीच करो, हम जो थोड़ा बहुत बच्चों को बता देंगे।
तो ये बहुत अच्छा, और शायद सही कह रही हैं कि जब आप पढ़ते हैं और जब किसी दूसरे को उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। और अभी बातचीत तुमसे हो रही थी मेरी, तो शायद अमेरिका में जाने के बाद भी तुमने रिसर्च के साथ साथ टीचिंग लाइन भी पकड़ी है, क्या है जो कुछ भी थोड़ा सा बताएं। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे अमेरिका में मैंने अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो फुली फंडेड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप पे हुआ। मेरे को वहाँ पे असिस्टेंटशिप मिलती है और मैं वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं वहाँ पे अंडर ग्रेड्स के जितने भी स्टूडेंट हैं अमेरिकन्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 2 कोर्सेज पढ़ाती हूँ वहाँ पे। तो पढ़ाने से क्या होता है, पढ़ाने से आपका बेस बना रहता है, आप बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होती रहती हैं बार बार, और बहुत अच्छा फील होता है जब इतनी दूर आके और आप अमेरिकन्स को पढ़ाओ। दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। चलिए, बात जब अमेरिका की आ गई, यूएसए की आ गई, आप टीचिंग भी कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप एज ए टीचर वहाँ पर टीचिंग कर रही हैं तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो ये समझें अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, खासकर अभी तुम मान लो, मैं तो 11th-12th की बात करूँगा, ये सारे बच्चे हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड के भी आते हैं, एससी बोर्ड के आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के भी आते हैं। क्या डिफरेंस है? ये मोस्ट ऑफ द जो कल्चर है, मैं इंडिया तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं यूपी को कहूँगा, यूपी में कल्चर आजकल चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो क्या डिफरेंस दिखा यहाँ के स्कूल्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में और अमेरिका के स्कूल्स और अमेरिका के स्टूडेंट्स में, खासकर जो अंडर ग्रेड्स हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 11th-12th वाले बच्चों का, या उससे भी नीचे जो बच्चे अपने आप पीजी होता है, नर्सरी होता है जी, उसी को लेकर के गार्जियन बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और उस अवेयरनेस की वजह से वो पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगा मिल कुछ नहीं रहा है। क्या डिफरेंस है? तो जैसा कि सर ने बोला कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यूएस का एजुकेशन सिस्टम, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो यूएस में जितना भी 12th तक की स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, स्टूडेंट को कुछ नहीं पे करना होता। इवन दो कम्यूट भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, आपको बस लेने आएगी, बस छोड़ने आएगी, सब कुछ वहाँ पे फ्री है। इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको वो बुक्स देंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे बच्चों को उनके टैलेंट के बेसिस पे जज किया जाता है, ना कि मार्क्स के बेसिस। पेरेंट्स जो होते हैं वो 90 में 90 आए, 100 में 100 आए, इसका प्रेशर रहता है। वहाँ क्या मार्क्स का कोई प्रेशर बच्चे पर पेरेंट्स के द्वारा, या स्कूल का भी एक ग्रेड यहाँ बना दिया गया, जिस स्कूल के बच्चे 100 में 100 लाए वही स्कूल अच्छा है, ऐसा कुछ वहाँ पर है क्या? ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बच्चे, ना ही पेरेंट्स और ना ही स्कूल कोई भी मार्क्स के लिए कंसर्न होता है। सब वहाँ पे टैलेंट और तुम्हारी स्किल्स अच्छी करने के लिए सोचते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या एक्वायर कर सकते हो, क्या क्या स्किल्स पे मास्टर हो सकते हो। वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसको आर्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे और उसको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि उसका जो मन है वो चीज़ वो अचीव, यानी उसका इंटरेस्ट किसमें, हॉबी क्या, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। ना, मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं। हमारे यहाँ तो स्कूलों में मार्क्स अगर कम आते हैं तो आपको आर्ट मिल जाएगी, मार्क्स अच्छे आते हैं साइंस मिल जाएगी। यानी यहाँ तो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि अच्छे वाले साइंस में जाएंगे, खराब वाले आर्ट में जाएंगे जी। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक साइंस का बच्चा अगर उसका आर्ट में भी इंटरेस्ट है तो आर्ट भी ले सकता है और साइंस भी ले सकता है, डबल मेजर भी कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस। तो वहाँ पे आपकी हॉबी, आपकी चॉइस वो ज़्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स वहाँ पे कंसर्न नहीं है, आप बस पास हो रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे लोग बच्चे कंसीडर करते नहीं, हमें नहीं आता, फेल हो जाएंगे, चीटिंग कर लेते हैं। वहाँ पे आप बच्चों को छोड़ दो एग्जाम हॉल में, मैं जैसे एग्जाम लेती हूँ, बच्चों को आप छोड़ दो, कोई बच्चा नहीं होगा, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग, कोई चीटिंग वगैरह वो खुद से नहीं करते, खुद से नहीं सोचते। जितना उनको आता है उतना वो लिखेंगे, नहीं आता है वो छोड़ के चले जाएंगे। यानी वहाँ पर जो
वो लोग मतलब बच्चों के माइंड में ये भरा गया कि भाई कि आपको नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से। जी आपको टैलेंट के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए आपको पढ़ना है, skills नॉलेज बढ़ानी के लिए पढ़ना है, स्किल के लिए पढ़ना जी। है। और वही आगे चल करके बच्चे का फ्यूचर भी बनना है, बच्चे को जॉब्स भी मिल रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पर हम सब मोस्टली प्रेशर हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। जी जैसा कि चलिए। यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे हम 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड बच्चे होते हैं। मतलब उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट हाँ। के लिए वो भटकते हैं इधर उधर। वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बच्चा 12th करता है उसके बाद बैचलर्स करते करते ही उसकी जॉब लग जाती है। क्यों? वो बच्चा भले ही टॉप ना कर रहा हो, लेकिन वहां पे उसकी जॉब लग जाएगी बिकॉज उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग है। हर चीज में उसको स्ट्रांग कर देते हैं, हर स्किल्स में। तो जो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उस पे फोकस किया जाता है, और ना कि मार्क्स पे, ना कि नंबर्स पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए, उम्मीद करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ रही है, हो सकता है ये बदलाव हमें देखने को मिले। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पूछते हैं यूएस के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। जैसे हम इंडियंस वहाँ पर आप गई होंगी, कैसा क्या है, क्या लगाव है कंट्री के साथ? क्योंकि आप, हो सकता है आपके साथ एशिया के और भी बच्चे हों, अदर मतलब जो एशिया में आते हैं, पाकिस्तान है आपका, चाइना है, तो वहाँ पे जानने के बाद कोई बदलाव क्या देखने को मिला, या तुम्हारे में भी क्या, मतलब तुमने क्या ऐसा चीज़ वहाँ पर? जैसे इंडिया में रह के मेरे को जितना फील हुआ कि यहाँ पे लोग दूसरों को जज करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बात है लोगों को। और हमने यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद हम अपना कल्चर भूलते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगा। कि हमने जो बहुत सारे बच्चों और भी बच्चे हैं वो अक्सर पोस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ जाने के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से इंडियन ही हैं जी, अपने कल्चर को सेलिब्रेट भी करते हैं जी। तुम्हारी भी मैं वीडियो देखा करता हूँ क्या उस पर, एपी वगैरह पर। तो हाँ, कंटिन्यू। तो ऐसा कल्चर को हम नहीं भूलते। कोई भी बाहर जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो कल्चर को नहीं भूलते। वहाँ पे बस एक चीज़ और आ जाती है कि हम सब यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम ये मानते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से है, या कहीं किसी भी कंट्री से है। वहाँ पे सबको एक कंसीडर किया जाता है, दैट आर स्टूडेंट्स, ऑल आर स्टूडेंट्स। सो ऐसे वहाँ पे पढ़ाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि नहीं अगर किसी और कंट्री से, किसी और रीजन से उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजें, वो बिगड़ जाएंगे या वो कुछ चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई से अगर उनका सिलेक्शन हो रहा है, जस्ट अप्रिशिएट और उनको बाहर भेजिए, उनको सीखने का मौका दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और स्टडी कैसे, मान लो तुमने अब वहाँ पे आप रिसर्च कर रहे होंगे, लैब में होंगे जी, और साथ टीचिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चे हैं, ये बहुत सारे बच्चे, मोस्टली हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब नीट एस्पिरेंट्स हैं। तो स्टडी के पैटर्न में बच्चा ऐसा क्या करे भाई? यहाँ पर जैसे नीट एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बुक्स गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, जानती होगी जी, और उसी को पढ़ना चाहिए, पेपर उसी से बनता है। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टडी पैटर्न इन लोगों का चेंज नहीं होता। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा राइटअप करिए, जितना लिख के आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी क्या एक्चुअल में स्टडी पैटर्न कुछ अलग है, या जो हम लोग सोचा करते हैं, जो हम लोग दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं खूब बुक्स पढ़ें, कि यहाँ नोट्स, मॉड्यूल्स, कोचिंग वाले ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, नोट्स। ये कल्चर इंडिया में बहुत चल रहा है जी, कि हम अपनी जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक होती है उनको ना देख करके, और किसी भी इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल्स वगैरह दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो मान लो, तुम्हें पहले से पता है, और अभी भी हम कोई मॉड्यूल्स बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा बताएं। मैं यही बोलूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक्स पढ़ना। मैं अभी तक बुक्स पढ़ती हूँ, मेरे पास सारी बुक्स की हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, मैं अभी तक बुक्स पढ़ती हूँ। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स से ही आपका बेस बनेगा। किसी नोट्स, किसी का समराइज पार्ट अगर आप पढ़ोगे, वो तो समरी ही है ना, आप पूरा कहाँ जानते हो उससे। तो बुक्स पढ़ो, और हर एक चीज़ बुक्स में जो चैप्टर्स है उनको एक बार नहीं समझ में आ रहा, 10 बार पढ़ो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रश्री आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो
उस दोहे को फॉलो करिए और आई विल से कि जस्ट रीड द बुक्स। मेन वही है, फंडामेंटल उसी से स्ट्रांग होगा। अगर आपका बेस नींव मजबूत होगी तो आप बिल्डिंग बना सकते हो बहुत आराम से। तो देखा आप लोगों ने दर्शकों, अमेरिका में जाने के बाद भी हमारा जो कल्चर है, कोई भी अच्छा सक्सेसफुल पर्सन, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो कह गए थे तो कहावत भी नहीं याद है। तो एक्चुअल में ये जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा तो अपना बेस भूल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर बेस से जुड़ा रहेगा तो मुझे लगता है जो बेस से जुड़े हुए लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, ना कि वो लोग जो बेस से हट जाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ तुम्हारे निजी लाइफ के बारे में बात करते हैं। अभी आप वहाँ से यहाँ आए जी। तो क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद शायद 1 साल या 2 साल में ही लोग सोचते, बहुत जल्दी आना नहीं सोचते हैं। उसके कई इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इशू भी है जी, फ्लाइट फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। तो अभी जो तुम यहाँ पर आए, जो जानकारी मुझे मिली, तो मेन पर्पस क्या था? देखो दर्शकों, जीवन में अगर मैं कहूँ तो 100% किसी भी व्यक्ति की सफलता में 100% टीचर्स ठीक है, हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं और फीस लेते हैं, हम लोग उस कंपटीशन का या जो सब्जेक्ट हमारे पढ़ने उसका ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके किसी भी कंपटीशन में वो असफल हो या सफल हो, इसका इंस्पिरेशन उसके अपने पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं जी। तो जीवन में 100% जो सफलता कोई भी गेन करता है, मेरे हिसाब से उसमें माता पिता का ही योगदान माना जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर आए और जो हमें जानकारी मिली, तो हम पूछना चाह रहे थे आपसे ये कि इतने ज्ञान भारती से अमेरिका तक का सफ़र, बहुत मोमेंट्स आए होंगे, आपका रिजल्ट आया होगा जी, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। फिर आपका आईआईटी में इंटरव्यू हुआ होगा, उसके बाद आप जब आईआईटी में सिलेक्ट हुए होंगे, वो भी एक मोमेंट होगा। फिर डिग्री जब मिलती है जी, यूनिवर्सिटी में, तो डिग्री होता है, उसका पूरा प्रोग्राम होता है जी, तो वहाँ पे डिग्री मिली, उसका इतने मोमेंट्स आपके लाइफ में रहे। अमेरिका पहुँचे होंगे, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, पहले से हो गया होगा, क्लास ली होगी, फिर लैब में गए होंगे। इतने सब मोमेंट्स में से सबसे क्रूशियल मोमेंट अगर मैं पूछूं तुम्हारी लाइफ में अब तक का क्या रहा? सबसे क्रूशियल मोमेंट अगर मैं बोलूं तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए अभी घर लिया है। बहुत दैट इज द क्रूशियल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज वाकई बहुत बड़ा प्राउड crucial फील moment कराना, उनको प्राउड फील कराना खुद की वजह से, दैट इज द बिगेस्ट मोमेंट फॉर एवरी चाइल्ड। कि उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा भी उसमें पे बैक कर पाओ तो ये आपके लिए ब्लेसिंग होती है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा क्रूशियल लगा, क्रूशियल मोमेंट था मेरे लिए। सोचिए इनके लाइफ का क्रूशियल मोमेंट्स, ये हम सबको इंस्पायर कर रहा है कि कहीं भी हम पहुँचे, हमें अपने पेरेंट्स को, माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो क्योंकि हमारे यहाँ 11-12 से पढ़ी थी तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स आते होंगे, इनके पापा आते थे फीस पे वगैरह करने, बातचीत भी होती थी। और उनका सपना भी था कि शायद आपका एक भाई भी है ना? हाँ, एक मेरा भाई एक भी है। छोटा भाई। लेकिन उनका सपना था कि बिटिया है तो ये कुछ लाइफ में करे, और उन्होंने बहुत प्रयास किया। 11th में भी आते थे, 12th में भी आते थे, BSc में भी आए, MSc में भी आए। जब भी फीस पे करने आते थे तो हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करे। तो मैंने कहा आप परेशान न होइए, आप स्टूडेंट जो बिटिया है हमारे स्टूडेंट्स, वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। और आज देख रहे हैं आप कि भाई अगर यूपी बोर्ड से पढ़ाया है तो फिर जाहिर सी बात है इकोनॉमिक फाइनेंस प्रॉब्लम तो रही होगी जी, नो डाउट जी। हर पेरेंट चाहता है कि भाई आपको अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाए, रीजन चाहे कुछ भी हो। तो उस इकोनॉमिक फाइनेंस प्रॉब्लम को झेलते हुए यहाँ तक ये पहुँची, और उसके बाद इन्होंने देखो एक शायद यहीं पे बिहार रोड में कहीं फ्लैट लिया ना हमने, जी जी, अपने पेरेंट्स को फ्लैट दिया। तो ये वाकई एक इंस्पिरेशन है कि कुछ भी हम करें लाइफ में, हमें अपने पेरेंट्स जो हम लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, वो कभी कहते नहीं हैं जी, लेकिन बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। और उन सेक्रीफाइस का तो मान लो
हमें तो नहीं लगता कि हम लोग कुछ दे ही पाएंगे। जी ये तो बस ये है कि हाथी के एक मेंटली हमने क्या किया कि चलिए अब पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं, नहीं तो उन्होंने जो किया हम लोग कहाँ दे सकते हैं कुछ नहीं लेकिन दे सकते, बट फिर भी ये कहना, ये सोचना, बहुत सारे वीडियोस में देखा करता हूँ, लोग कहते हैं कि वहाँ फॉरेन में जाने के बाद लोग पेरेंट्स को भूल जाते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी हुई भी हैं कि समाज तभी कुछ कहता है जब कुछ होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग सक्सेस हैं, सक्सेसफुल वे लोग जो बेस से जुड़े रहेंगे, उनमें कभी भी ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। जी सक्सेस होना सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हैं, आप किसी बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं। सक्सेस होने का ये भी मतलब है कि आप कितना बेसिक हैं, जी और यही संस्कार या बेस ही आपको उस पोस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रही कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हों वो एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन जो होती है, आज भी आप देखिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में हम टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि उन्हें मॉरल एजुकेशन भी दें, क्योंकि लाइफ में मॉरल एजुकेशन जो होती है उनके हर कंपटीशन में साथ देगी। और यही वजह है कि जितने भी अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, मैं तो पूछूंगा वर्ल्ड में, अपनी कंट्री में भी, उनका कहीं ना कहीं एक मॉरल एजुकेशन के साथ जुड़ाव या यूँ कहें अपने बेस के साथ जुड़ाव बना रहा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है इस सेशन में। और फ्यूचर, अगर हम एक फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती हम लोग क्या कर रहे हैं, जी चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, तो फिलहाल अभी तो रिसर्च का कौन सा ईयर वगैरह क्या कितने टाइम का है? 1.5 ईयर कंप्लीट हुआ है। रिसर्च का तो एक्चुअल में 4th ईयर है। मैं आईआईटी में भी रिसर्च करती थी, तो मैंने आईआईटी में भी ड्रग डिलीवरी व्हीकल बनाया था, नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग डिलीवरी व्हीकल, सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। तो मैंने स्किन कैंसर पे काम किया हुआ है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में भी। और मैं अभी यूएसए में ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रही हूँ और स्टेम सेल्स क्रायो प्रिजर्वेशन पे काम कर रही हूँ। तो स्टेम सेल थेरेप्यूटिक बनाने के लिए मैं अभी कार्यरत हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि कुछ हम अपनी सोसाइटी को दे पाएँ। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ अच्छा करके कुछ अच्छे पेपर्स निकालूं, कुछ रिसर्च अच्छी करूं और अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाऊं। बहुत अच्छी बात। फॉरेन में जा कर के देश सेवा के बारे में भी सोचना, बार बार वही कह रहा हूँ, जो बेस से जुड़े हुए लोग हैं वो एक्चुअल में सक्सेसफुल तभी होते हैं जब उनमें कहीं ना कहीं बेसिक मॉरल ये सब होता है। तो फ्यूचर प्लान इनका बहुत अच्छा है। और ब्रेस्ट कैंसर मैं जो देख रहा हूँ एज ए बायो टीचर, अपने इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी, और ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। इस पर बहुत सारा वर्क रिसर्च यहाँ भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा, मतलब जो फील्ड तुमने चुनी है वो भी बहुत अच्छी है, और शायद बायोटेक के पार्ट में आता है। जी जी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ तो जो चैप्टर्स होते हैं उसमें पढ़ाते हैं। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि करंट में बायोटेक भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर ही बायोटेक का है। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, इसको लेकर के हमें जो लग रहा है कि इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज वगैरह हम लोग यहाँ शायद यूनिवर्सिटी चला रही हैं, बस वो जो कोर्स डिग्री बीएससी बायोटेक से है, एमएससी बायोटेक है। एक्चुअल में बायोटेक क्या है, और अमेरिका में या अदर कंट्री में बायोटेक का स्कोप कितना है? ओके, तो बायोटेक एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोलॉजी के साथ टेक्निक्स ऐड कर देते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। जैसे ही मेरा गेट में सिलेक्शन हुआ था, गेट में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी। मैं सिर्फ अपनी सक्सेस ही नहीं बता रही हूँ, मैं अपने फेल्योर भी बता रही हूँ ताकि आप लोग देखें और सीखें कि मैं यहाँ आज बैठी हूँ बहुत सारे फेल्योर को क्रॉस करके। तो जब मैंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेरा 3 टाइम्स गेट निकला और गेट में इतनी अच्छी रैंक थी, अंडर 100 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। तो मेरा आईआईएससी बैंगलोर, जो कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट में मेरे को कॉल आया, मुझे कॉल आया इंटरव्यू के लिए। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास,
IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इन सब IIT से मेरे को कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू दिए। ISC में मेरे से पूरी टेक्निक्स पूछी गई जो कि मेरे को नहीं आती थी। मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, मैंने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, वो सब मैंने बुक्स से बेसिक्स पढ़ के क्वालिफाई किए, बट मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया था, इसलिए मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो ये एक लैकिंग पार्ट है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कि हम सिर्फ बुक्स से ही सीखते हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला, दिखाने वाला, या लैब से कभी मैं लैब गई ही नहीं थी। और उन्होंने जो पूछा, जो इंटरव्यूज में पूछते हैं, वो पूछते हैं ट्रबल शूटिंग। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें ये गड़बड़ हो गया, तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे? जब मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, मैंने कभी पाइपेट ही नहीं उठाई, तो मैं ट्रबल शूट कैसे करूंगी? तो दैट वाज द लैकिंग पार्ट इन माय जर्नी, कि मैंने तब उस टाइम पे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया था। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिकली आपको अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हो। तो ये एक इंसिडेंट था। फिर IIT कानपुर में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा 3 सब्जेक्ट बताइए आपके जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं और जिसमें आप बता सकते हो। तो मैंने 3 सब्जेक्ट बताए, और मैंने बताया कि मैंने खुद उनको बोला कि मैंने बुक से पढ़ा है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैंने MSc करके ये सब इंटरव्यू दिए। MSc में भी मेरे को यहाँ पे क्राइस्ट चर्च में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करा, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता यहाँ कुछ, तो वो मेरे को नहीं आता था। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि 3 सब्जेक्ट बताइए, मैंने तीनों सब्जेक्ट बताया। मैंने बताया उनको कि मैंने ये बुक पढ़ी है, आप कुछ भी पूछिए मैं बता दूंगी, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। उन्होंने जो भी पूछा मैंने बताया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ मेरे को लगी कि मैंने जब बुक से पढ़ा और सारी ही चीज़ें मैंने पढ़ी थी, वो सारी ही चीज़ें मैंने आंसर करी, बट जो उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जितने भी इंटरव्यूज में, उसमें मैं आंसर नहीं कर पाई। तो ये एक मेरा फेलियर था, बट मैं रुकी नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अभी नहीं सफलता मिली, आगे तो मिलेगी ही। अगर आप चलते रहोगे तो आगे मिलेगी ही सफलता। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, खासकर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं रिपीटर्स, नीट एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता जा रहा है। शायद पेपर या न्यूज़ के माध्यम से सुना भी हो, इस साल 2024 में नीट में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। NTA एग्जाम कराता है इसको, और 24 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे। इतने हाईएस्ट नंबर में नीट एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन टफ है। अब आफ्टर 12th बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है नीट की, तो कोई बच्चा एक बार नहीं सेलेक्ट हो पाया, दूसरी बार, तीसरी बार, तो लेकिन वो पढ़ा अच्छा रहा है, कुछ ना कुछ कहीं कमियां रह गई किसी में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा कि वो ठीक ठाक तैयारी थी, कुछ मार्क्स रुक गए और उन्होंने उस एग्ज़ाम से क्विट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को क्या छोड़ना चाहिए था? मैं बोलूँगी कि ये क्विट शब्द नहीं होना चाहिए, ये क्विट शब्द होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो, खुद से करो, फिर से करो, जब तक नहीं हो रहा तब तक करो। आपकी जिद ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आपने जिद छोड़ दी तो कुछ नहीं हो सकता, आगे आप कहीं कुछ नहीं कर पाओगे अगर जिद नहीं है आपके अंदर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि सफलता के लिए जिद, जुनून और जज्बा, ये तीनों चीज़ें अगर आप में हैं तो आप जिस लक्ष्य को, जिस टारगेट को सोच रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और फेलियर भी एक तरीके से हमें स्ट्रांग ही बनाते हैं। फेलियर कुछ दे के जाएगा, कुछ आपसे लेके नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सेशन में। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट बायोलॉजी ट्रैक के हैं, उन सब के साथ हम इस तरह का सेशन रखेंगे। शुरुआत आज महिमा तुमसे हुई है और ये फर्स्ट एपिसोड है तुम्हारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि हर एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा,
क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वो बहुत ही छोटे लेवल से, मैं बार बार कहूँगा, जितने स्टूडेंट शुरुआत के सेशन में 90% स्टूडेंट जो आपसे मैं मिलाऊंगा उसमें से बहुत सारे एमडी हैं, डॉक्टर्स हैं, डीएम जो एमडी के बाद होता है वे हैं, वो सब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं और वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस जर्नी से जो भी ये सेशन चलेगा, एक बात तो तय है कि बोर्ड, मीडियम और स्कूल, महिमा सही है ना जी। बोर्ड, मीडियम और स्कूल ये किसी भी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। रिजल्ट सामने है, एग्जाम्पल सामने है। अगले सेशन में फिर इसी तरह एक और इल्मुनाई से हम आपको मीट कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन से किसी भी कंपटीशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ नीट, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। जिद और जुनून आपको 100% आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करेगा। और लास्ट में फिर एक बार मैं महिमा गुप्ता से उन बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब देख रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के हों, कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसी बात जो उन्हें अपने लाइफ में लाना चाहिए। और इसी तरह जैसे तुम बैठे हो और बहुत सारे बच्चे आएंगे, एक अच्छी सफलता, साथ ही साथ मॉरल और बेस, मॉरल एजुकेशन या बेस, पेरेंट्स को कभी मत भूलिएगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी सफलता में अगर किसी का हाथ है तो द ओनली पेरेंट्स। तो बच्चों से कुछ कहना हो कह दीजिए, सब बच्चे। मैं बस यही बोलूँगी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो कुछ भी लगे वो कुछ आप दीजिए आज के टाइम पे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आपका एम, आपके गोल्स, उनको मत भूलिए और उसी को प्राप्त करने के लिए कार्यरत रहिए। और यही आपका फंडामेंटल है, यही आपकी लाइफ है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महिमा इस सेशन के लिए, और उम्मीद करते हैं अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक इल्मुनाई के साथ। भारत माता की जय।